नमस्कार दोस्तों, आज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड के 100 प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे आपको इतने बढ़िया प्रश्न मिलने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट इस परीक्षा में बीएड एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से ही सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले उन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, उसके बाद कौन सा किया, उसके बाद कौन सा किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे पहला। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो चंपारण का आंदोलन। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो चंपारण का आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन इन्होंने किया दोस्तों 1918 में। ठीक है, इसको भी 1918 ही कर लीजिए। और लास्ट में इनका है असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, 1920। तो इसका क्रम याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा आंदोलन कब हुआ। तो चंपारण का आंदोलन 1917, अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन 1918 और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में संगम क्या था? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल। ठीक है, तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ठीक है, संगम, ये जो संगम है वह तमिल कवियों का संघ या मंडल था। प्रश्न नंबर 3 है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 2 वर्ष बाद वर्ष 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे पुनः स्थापित किया गया और इसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक है, तो 1915 में इसकी स्थापना हुई और 1917 में साबरमती किनारे इसकी दोबारा स्थापना होने से साबरमती आश्रम नाम पड़ा। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। ठीक है, स्वतंत्र संघर्ष में क्या थी दोस्तों? अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से राइट उत्तर? तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका क्या थी स्वतंत्रता संघर्ष में? राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर की 3 पत्रिकाएं थीं, उनमें से कौन सी नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत समाज। ये उनकी पत्रिका नहीं है, बल्कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता जो है उनकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ठीक ना, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी दोस्तों? ऑप्शन है 26 जनवरी 1946, ठीक ना, या 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947 या 30 जून 1948 को। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 को स्वतंत्रता स्वशासन देने की घोषणा की थी। ठीक ना, ब्रिटिश सरकार ने। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की
समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 30 जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। एटली ने घोषणा की थी है, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। वह कौन सा सुल्तान था जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का प्रारंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसी ने जो हिंदू धर्म है उनको फारसी भाषा में अनुवाद कराने की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न 8 है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, कनिष्क ने। ठीक है, देखिए कुषाण शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का शुरुआत किया। इससे भारतीय व्यापार को पहुंच चीन एवं सुदूर पश्चिमी तक विस्तृत हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल प्रश्न है। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, किसमें है? राज्यों को, केंद्रों को दी गई हैं, ए या बी दोनों के, या में से किसी को नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र को। ठीक है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ या एक परिसंघ, या राज्यों का एक समूह, या फिर एक संघ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का समूह। ठीक है, भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रश्न नंबर 14 है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? पहला लोकपाल बिल जो था दोस्तों, वह भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी में। ठीक है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है? संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सी है दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध बनाकर संसदीय सरकार इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही लगातार आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो न जाए। ठीक है, और यकीन मानिए आपको इसमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16वां, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, कब से शुरू होता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका, भारत की संसद में दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। ठीक है, प्रश्न 17 है, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RH फैक्टर। ठीक ना, RH फैक्टर प्रभावित होता है।
चलिए प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं, यानी कितने चेंबर हैं, कितने खंड का होता है मनुष्य का फेफड़ा। आप सभी को पता है उसमें 4 खंड होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न 18 हो गया। 19वां प्रश्न है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, ठीक ना, इनमें से कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोता। ठीक ना, तोता जो है अपने ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ठीक है, प्रश्न 20 है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है दोस्तों। तो राइट उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, विषाणुओं के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, HNI विषाणु से होता है स्वाइन फ्लू। इसे क्रॉग फ्लू, विल फ्लू आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, प्रोटीन का मुख्य तत्व है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन मूलतः न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल में मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन आदि का भी कुछ मात्रा पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। ठीक ना, 23वां प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पेट्रोल से लगी आग को बुझाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, फल को पकाने का हार्मोन है। इसमें से किसके द्वारा फल को पकाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। ठीक ना, इसे एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है और एक एसिटिलीन के नाम से भी होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है, जो सूरजमुखी होते हैं उनके पौधे के बीजों में क्या होता है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा तेल होते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, सूरजमुखी के बीजों के अंदर क्या होते हैं, तेल होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, पारसेक किसका मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मात्रक होता है क्या, पारसेक। ठीक है, और कार्य का मात्रक जूल, और ऊर्जा किसकी है मात्रक, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, समय का सेकेंड। चलिए प्रश्न नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो म्यांमार का जो की सीमा भारत में किससे किससे लगती है, उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में पहले लगती है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, सबसे ऊपर है ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे उसके नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। जो म्यांमार है उसकी सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर
30 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड में करीब 2 लाख झीलें हैं, इसलिए इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्जेंटीना जो है ये पशुचारण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर किसी वीडियो को लेकर आपको डाउट है, किसी प्रश्न को लेकर डाउट है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। कितनी लगती है दोस्तों? तो वो लगती है लगभग 4096 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम राज्यों में पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है 2217 किलोमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? आप सभी लोग जानते हैं केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है, लेकिन इस ऑप्शन में ही केरल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो केरल के बाद जो दूसरे नंबर पे है उसका वो कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों मिजोरम। ठीक है, केरल के बाद मिजोरम का स्थान है, तो सब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, केरल 94% साक्षरता, मिजोरम में है 91.33%। ठीक है, लक्षद्वीप में 91.85। ठीक है, अगर मिजोरम भी ऑप्शन में ना हो तो आप लक्षद्वीप को मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में से सबसे अधिक है मिजोरम। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? ठीक है, किस पर मापा जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। ठीक है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? तो बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। तो है कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल सही है भी। गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल गलत। ठीक ना, गलत है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है दोस्तों। ठीक है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख से गंगा निकलती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से यह गलत है और बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन सुमेलित है? राज्य और राज्य का निर्माण तिथि दिया गया है, तो बताइए कौन सुमेलित है? हरियाणा 1 नवंबर 1966, या मिजोरम 25 जून 1986, तेलंगाना 15 अगस्त 2014, या फिर छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2003। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा 1 नवंबर 1966। ठीक है, 36 का प्रश्न नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को निर्माण हुआ था। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को हुआ था दोस्तों, यहाँ 7 कर लेंगे। ठीक है, और 2 जून 2014 को तेलंगाना का हुआ था। ठीक है, 2 जून रहेगा यहाँ पे, 2 जून। ठीक है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो 20 नवंबर 2000 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 20 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां। निम्नलिखित राज्यों में कौन
भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इस प्रश्न का ए, ठीक ना। मध्य प्रदेश जो है उसमें दालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह देश में कुल उत्पादन में लगभग 23% हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को स्थान है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी में स्थित है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। तो इसमें गिनी नहीं है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को आप टिक करेंगे, ठीक है। बॉक्साइट के मामलों में गिनी सबसे आगे है, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 38 हो गया। 39वां प्रश्न दिया है दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 40वां। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सन 2000 में, ठीक है। 2000 में एनपीपी की घोषणा की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 41 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों। पलायन का गतिशीलता संक्रामक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पलायन का गतिशीलता संक्रामक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। जेलेंस्की ने पलायन का गतिशीलता संक्रामक मॉडल प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? ठीक ना, लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें था वो बताना है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक ना। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात था। देखिए केरल में 1084 का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसके बाद पांडिचेरी और तमिलनाडु का स्थान सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का था, ठीक है। तो केरल इसमें आगे है, 1000 महिलाओं पर 1084 पुरुष। चलिए प्रश्न है 44। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को नगर का हृदय कहा जाता है, यानी कि जिला को ही नगर का हृदय कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, ठीक ना, आरबीआई ये भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर 47 है। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के भूमि संरक्षण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। नहर में पानी में से मृदा अपरदन के साथ साथ मृदा क्षारीयता में भी वृद्धि हो रही है। प्रश्न 48 है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग जैव विविधता है, ठीक है। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग ही जैव विविधता कहलाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 49 है और जीके का इसके बाद आखिरी प्रश्न होगा। 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। ठीक ना, फ्रांस ने 2018 का फुटबॉल विश्व कप जीता था। प्रश्न 50वां और इस जीके का आखिरी प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। यहाँ लगभग 75,000 हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हिंदी के अब प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों सच कहूँ तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, चलिए हिंदी का अब प्रश्न आ गया है, जिसमें पहला प्रश्न का निर्देश है 51 और 52 का। नीचे दिए गए शब्दों के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। ठीक है, देखिए इसमें से 51 और 52 प्रश्न दिया है हमें और इसके अर्थ चुनकर लिखना है। पहला है गयंद और दूसरा है मूढ़ चेता। ठीक है, तो गयंद किसे कहेंगे हम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़ा हाथी को गयंद। और मूढ़ चेत किसे कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया उसे मूढ़ चेता कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 53 है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। ठीक है, इसमें अलंकार बताना है। फिरकी सी आ गया है तो इसमें बिना देखे कौन सा उपमा अलंकार मार देंगे। 53 का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न 54 है दोस्तों, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभावना अलंकार। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 55 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, तिरस धनकार से तिरस्कार शब्द बना है। अगर स नहीं होता यहाँ पे तो तिरा धनकार से भी तिरस्कार शब्द बनता है। तो 56 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, अतिथि। अतिथि में अति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में अति शब्द का अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 58 है, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है दोस्तों? तो उपसर्ग के प्रयोग से जो अर्थ होते हैं उनमें वृद्धि होती है। शब्दों के अर्थ में क्या होते हैं? वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 59 है, कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कालिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नहीं, यहाँ ये प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, ईमा हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, ईमा प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय है कालिमा में। चलिए प्रश्न नंबर 60 और 61 का निर्देश दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। आप सभी को पता है इसमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक ना, ये दोनों शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 61 है और 61 में भी शुद्ध बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल। ये वाला सही है। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखते हैं,
वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है? तो अलगाव दिखा रहा है ना, घर से बाहर निकलना अपादान कारक हो जाएगा। स्मरण का विलोम बताइए। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण। ठीक है, स्मरण का विलोम विस्मरण होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 64 और 65 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए जिसमें संदेह न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे असंदिग्ध। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त। ठीक ना, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अभियुक्त कहेंगे। 65 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? अब यहाँ पे मोहन को हिंदी पढ़नी है के बाद कॉमा है और यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा यह जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक ना, 66 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? तो जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 67 का। ठीक है, जोखिम उठाना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 68 और 69 का निर्देश दिया गया है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द बताना है दोस्तों। क्रिया का विलोम क्या होता है? तो प्रतिक्रिया होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या होता है? तो अनुज होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 दिया गया है, 70 और 71 का निर्देश है। ठीक है दोस्तों, देखिए सारे प्रश्न आसान आते हैं, बस आपको थोड़े अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करके और ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ के और इसके बाद उत्तर देना है। सभी प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आए उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए। ठीक है, फिर एक बार दोबारा पुनः कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को आप एक बार सरसरी निगाहों से देखते हुए उत्तर करते जाएं और इसके बाद दोबारा जब आप उसी प्रश्न को देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 70 प्रश्न का जो निर्देश है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मुहावरों के अर्थ बताना है। आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बहुत अभिमान करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है धीरज देना। ठीक ना, नहीं धीरज बनाते हैं लोग, हाँ चुप रहा, सही हो जाए, सब कुछ चुप रहा। ठीक है, ऐसे धीरज बनाते हैं। चलिए निम्न में एकार्थी शब्द बताएं, इसमें से कौन सा एकार्थी शब्द है दोस्तों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर कहा गया यानी उपयुक्त। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। ठीक है, तो ऊपर कहा गया को एक शब्द में उपयुक्त कहेंगे और प्रतिदिन होने वाले को दैनिक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 74 और 75 का निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, देखिए प्रसन्नता के लिए कौन कौन सा इसमें से इसकी पर्यायवाची है? प्रसन्नता का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलक जो है वो प्रसन्नता का पर्यायवाची है। 74 का सी सही हो जाएगा। और 75 ऑप्शन दिया गया है, मेघ का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो मेघ का पर्यायवाची होता है पयोद। ठीक ना, पयोद। चलिए प्रश्न नंबर 76 और 77 यह का निर्देश दिया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताना है। यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी होना, दूध का दूध और पानी का पानी होना अर्थात सही न्याय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांत पीसना मुहावरे का क्या अर्थ है? दांत पीसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक क्रोध अधिक करना, ये दांत पीसना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 और 79 दिया गया है। इसका निर्देश है कि दिए गए वाक्यों में से कुछ
में त्रुटियां हैं। देखिए त्रुटि वाला वाक्य आ गया। कुछ ठीक है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर वाले वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के विकल्प को चुनें। चलिए आइए देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अब इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपने साथ बाजार चलने के लिए चलने को कहा के स्थान पर होना चाहिए अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है, पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न का कोई भी हल नहीं कर सका। मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। अब यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, आपको त्रुटि समझ में आ गई होगी। जिस भाग को हम 2 बार पढ़े हैं वही भाग त्रुटि वाला है। ठीक है, देखिए 79 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। यहाँ पे वो होना चाहिए। ठीक है, ये जो भाग है यहाँ पे ये होना चाहिए, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। प्रश्न 80 और 81 का निर्देश दिया है दोस्तों। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब विकल्प चुनना है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह असाध्य हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, जटिल हो सकता है या दुर्गम हो सकता है। क्या इन प्रश्नों में से भरा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असाध्य हो सकता है, लाइलाज हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 81 है, न तो एक दिन परिश्रम का फल जरूर एक न एक दिन तो परिश्रम का फल जरूर मिलता है। इस बात में कोई संदेह, भ्रम, दुविधा या असत्य नहीं है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संदेह नहीं है। एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, सही है। ठीक है, गांठ में बांधना का अर्थ है, गांठ में बांधना, इसका अर्थ क्या है? तो 82 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूब याद करना। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है याद करना। मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? तो मनोयोग शब्द जो है वो विसर्ग संधि से बना है। मन धनयोग से मनोयोग बनता है। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, अर्थात जिसके सभी पद प्रधान हो वही द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 25वां प्रश्न है, तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तो 85 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनमेल जो है वह तद्भव शब्द है। बाकी सब अमरूद, आमदनी, ऑफिस ये अलग अलग शब्दों से हैं। ठीक है, अनमोल क्या है? तद्भव है। चलिए पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है उसको बताना है। अनिल, समीर, खग, बिहग, अनाथ, सनाथ, तन, काया, इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 86 का सी, अनाथ और सनाथ। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अक्षी, ये आँख का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 88 और 89 है दोस्तों। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। शुद्ध रूप बताना है तो ऑप्शन 88 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवयित्री इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, और अंतर्धान जो होता है
वो किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों? तो 89 जो प्रश्न है उसका उत्तर करेंगे अंतर्धान। हमने पहले ही पढ़ दिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 और 91 का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बेमेल शब्द का चयन करना है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है, क्या है दोस्तों? तो सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 91 है, मित्र के चुनाव की खाली स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर है। किस पे? मित्र के चुनाव की किस पे जीवन सफलता निर्भर है दोस्तों? 91 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सार्थकता। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न दिया गया है, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? 92 प्रश्न का उत्तर है संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रा रे री। प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहेंगे? तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, 94 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की यह पंक्ति है। चलिए प्रश्न 96 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक ना, शुक्ल जी का चिंतामणि निबंध संग्रह है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 97 है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। ठीक है, इसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न 98 है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक है, निशान है, प्रतिनिधि है या द्योतक हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक है। ठीक है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक है, यहाँ भरा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, ओखली में सिर दिया तो मूसर से क्या डरना? ओखली में सिर दिया तो मूसर से क्या डरना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी है इस वीडियो का, लोटा शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? इस प्रश्न का उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि आप भी इस प्रश्न का उत्तर दें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशज शब्द है। ये थे हमारे इस बीएड सीरीज़ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगली जो वीडियो है आपको शाम तक एक और वीडियो मिलेगी, फटाफट रिवीजन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।